देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे 8th क्लास में पढ़ा था, सिमिलर चीजें इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, living organisms live in different environment. They possess different organs performing various functions. All these organisms are made up of basic building blocks called cell, which have some common properties. These blocks are called cell. देखिए बेटा, आपके चारों तरफ जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स देखने को मिलते हैं, हम क्या देखते हैं कि उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, और उनकी जो बॉडी है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, वो जो आपके पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में बात करें तो जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। लंग्स हैं, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। तो इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी बॉडी के जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और जब आप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो ये सभी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बने होते हैं, जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, ये जो सेल्स हैं चारों तरफ, इन ह्यूमन, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, उनमें सब में कॉमन प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल। These cells are the smallest structural and functional unit of life, which are responsible to keep an organism alive and functional. देखिए, यही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही आपकी अलाइव और फंक्शनैलिटी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल विद द सब सेल्यूलर कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन इज नोन एज काइटोलॉजी और सेल बायोग्राफी। ठीक है, जब हम सेल की स्टडी करते हैं, सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है इनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, हम सेल को नेकेड आइज के थ्रू तो नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए जैसे आपने ऑनियन पील के अंदर जो सेल्स दिखी थी, उनमें भी आपको एक पर्टिकुलर एक एपरेटस की जरूरत पड़ी थी। दैट द नेम ऑफ द एपरेटस इज माइक्रोस्कोप। जब आपके माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब आपको इन चीजों की, सेल की डिस्कवरी के बारे में पता चला। देखिए, सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंटिटी विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप वॉज द माइलस्टोन टूवर्ड्स द लर्निंग the intricate details of the internal arrangement of the cell. सेल के भीतर का अरेंजमेंट कैसा है और उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए जो आपका माइक्रोस्कोप था वो एज ए माइलस्टोन इसने काम किया। ठीक है, द अर्लीस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट वाज मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए, स्टार्टिंग में हुआ क्या था, ल्यू वॉन हॉक नाम के साइंटिस्ट थे। एक्चुअली वो ड्रैपर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, और यही वो ल्यून वॉक थे जिन्होंने फर्स्ट आपके माइक्रोस्कोप को, रियल माइक्रोस्कोप को बनाया था। ठीक है, अब ड्रैपर्स क्या होते हैं, जो आपकी क्लॉथ हुआ करते थे उसको मैग्नीफाई देख के उसकी क्वालिटी चेक करने का काम करते थे। इसी से ल्यून हॉक को आइडिया आया था कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं जिससे मैं आपके इन सेल्स को डीप स्टडी कर सकूं। ठीक है, अब देखिए, वर्किंग ऑफ एंटोन वैन ल्यूनहॉक। उन्होंने क्या किया था, क्या वर्क था उनका? ठीक है, he took place inspiration from the glasses used by Draper to examine the quality of cloth. ये मैंने अभी आपको बताया। He himself explored new method for polishing tiny lenses which gave the finest and the exceptional magnification at that time. देखिए, क्योंकि वो ड्रैपर भी थे तो वो जो आपके लेंस थे उनकी पर्टिकुलर जो स्मॉल लेंस थे उनकी फाइन पॉलिश करके छोटे छोटे उन्होंने लेंस बनाए। ठीक है, और जिससे उनको किसी भी चीजों को वो फाइनेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से मैग्नीफाई कर सकते थे। दीज लेंसेज लेड टू द बिल्डिंग ऑफ हिज माइक्रोस्कोप। और इन्हीं लेंसेज की वजह से क्या हुआ, उन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया। ठीक है, फंडामेंटली
ऑल हिज माइक्रोस्कोप कंप्राइज्ड ऑफ सिंगल बाइकॉनकेव लेंस। ये याद रखिएगा कि जो आपका ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप था उसमें सिंगल आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, विच हैड कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग एबिलिटी। बहुत अच्छे से वो मैग्नीफाई बहुत अच्छा कर सकता था, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक को ही आप फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। एज शोन इन द अबव फिगर, हिज माइक्रोस्कोप द आई वाज प्लेस्ड क्लोजर टू द लेंस। ये देख रहे हैं, ये आई है, इसी लेंस के पास यहीं पे आपके आईज को बहुत ज्यादा क्लोजली रखा जाता था, ठीक है। और इन्होंने ये निडल लाइक स्ट्रक्चर ये बनाया था, ये स्क्रू बनाया था, ये जिसके थ्रू आप इसको अप एंड डाउन कर सकते थे, ठीक है। ये देखिए बेटा कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के लिए जो आपके ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और ये टाइमलाइन है किसने किसने क्या क्या किया और उनके बनाए हुए माइक्रोस्कोप के फीचर्स क्या थे। एक बार फर्स्टली एक बार रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। रॉबर्ट हुक, इंग्लिशमैन, was the architect and scientist who published his book Micrographia in 1675 and used the word cell for the first time to describe the basic unit of life. His most famous observations were made in his study of a thin slice of cork describing the cell he observed. Hook has been examined the cell wall in a cork tissue. देखिए बेटा, इंग्लिशमैन रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी थी माइक्रोग्राफिया, कब 1665 में, ठीक है। उन्होंने इस बुक में फर्स्ट टाइम सेल वर्ड का इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि ये जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया था, क्या कि जो आपका कॉर्क का टुकड़ा होता है इसकी पतली सी स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा और उसके साथ साथ उन्होंने कॉर्क के टिश्यू का उसमें सेल वॉल देखी, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जब मैं इसको देखता हूं तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं कंपार्टमेंट्स का नाम इन्होंने क्या दिया, सेल, ठीक है। देखिए ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए बेसिकली आपकी टू टाइप के माइक्रोस्कोप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनका प्रिंसिपल क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ टाइनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड just beyond the focus of the objective lens, the virtual inverted image and highly magnifying image of that object is formed at the least distance of the distinct vision of the eye held close to the eyepiece. देखिए होता क्या है, टू टाइप के लेंसेज वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और दूसरा होता है जो आपके डिस्ट्रिक्टिव विजन जहां से आपका आई पीस होता है वहां पे। इसमें होता क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इन्वर्टेड और हाईली मैग्निफाइड, ठीक है, जो इमेज है वो आई पीस के पास में बनती है, ठीक है, और वर्चुअल होती है, प्रिंट पर नहीं ले सकते उसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूज इलेक्ट्रॉन बीम टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट एंड सेल मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप भी आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू इलिस्ट्रेट करता है, इल्यूमिनेट करता था जो आपके स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट होते हैं। बाकी मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू मैग्नीफाई करके देख रहे थे, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैग्नीफाई कर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लेवल तक का आप उसे मैग्नीफाई कर रहे हो, ठीक है। ये आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2 लाख टाइम ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा जब सेल की स्टडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वर्क किए। जैसे हुक ने आपके कॉर्क के टुकड़े में डेड सेल को डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक ने आपकी जो लिविंग सेल होती है, फॉर एग्जांपल आपके उसमें बैक्टीरिया, स्पर्म है, प्रोटोजोआ है, इन सब के लिए इन सबको ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ सेल के लिए जाना जाता है कि उन्होंने ही बताया था, ठीक है। उसी तरीके से जैसे गोल्गी है तो उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है। बेंडा है, उन्होंने माइक्रोकॉन्ड्रिया
ठीक है, इन सब के बारे में बताया। तो ये जो टेबल है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और आई होप कोशिश करिएगा कि आप इसे याद कर लो, क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका सेल थियरी। व्हाट इज सेल थियरी? जो आपके जेकब स्केल्टन थे, उन्होंने आपकी 1838 में सेल थ्योरी दी थी। वो आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने ही बताया था कि जो सेल है वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक हैं सभी प्लांट्स के लिए। ठीक है, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, स्क्वान ने बताया था कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है एनिमल्स की भी। ठीक है, देयर डिस्कवरी लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थियरी। ठीक है, हाउएवर सेल थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर अराइज। ठीक है, उस टाइम जो सेल थियरी दी थी बेटा, वो ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि किस तरीके से न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर आपके विर्कोव आए थे जो आपके फिजिशियन भी थे, ठीक है, और उन्होंने बताया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स जो न्यू सेल फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। कहने का मतलब क्या है, जो नई सेल बनेंगी, जो पहले से ही सेल एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं के डिवीजन से बनती है। ठीक है, अब देखिए सेल थ्योरी थी क्या बेटा, जो मेन 3 पोस्टुलेट्स क्या थे वो देखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, सेल इज द fundamental and basic unit of all living organism. Okay, all cells arise from pre-existing cell. जो आपकी ऑलरेडी नई सेल बन रही है वो पहले से ही एग्जिस्ट सेल से ही बनती है। क्लियर? Let us take example of rose plant and understand the postulates of the cell theory. अब हमने रोज प्लांट लिया है, ठीक है, और उसकी हेल्प से इनको समझ रहे हैं सभी को। देखिए, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, आपने रोज प्लांट लिया, उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है वो किस तरीके से है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही हैं। सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल कैसे है, देखिए, in rose plant food is prepared through the process of photosynthesis that occur in the cell of the leaf. Absorption of the water minerals from the soil is done by the cell present in the root which are specialized to do so. ठीक है, hence all the functions in the body of a living organism is essentially due to the activity of सेल। देखिए, स्ट्रक्चरल मतलब जितनी भी आपके ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ होता है। फंक्शनल यूनिट कैसे है, जब हमने रोज प्लांट को ऑब्जर्व किया था, उसमें फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा था, आपकी सेल्स कर रही थी। कैसे कर रही थी, जो आपकी लीफ की सेल्स होती हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, वो क्या कर रही थी, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही थी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, ये सब कहाँ का, एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा था, रूट से हो रहा था, चाहे वो वाटर की बात करो, चाहे वो फर्दर मिनरल्स की बात करो, और वो कहाँ से हो रहा था, रूट में जो आपकी सेल्स हैं उनसे हो रहा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो अल्टीमेटली किसके थ्रू हो रहा है, सेल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, omnis cellula e cellula means all cell arise from pre-existing सेल्स। जितनी भी सेल्स आपकी चारों तरफ मतलब किसी भी ह्यूमन एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो सेल पहले से ही एग्जिस्ट करती है उनसे बनती है। ठीक है, most of the cell of the rose plant continuously die and are replaced by a new cell which are formed as the product of cell division। ठीक है, हमने क्या देखा था उसमें रोज प्लांट में कि जो बेसिकली रोज प्लांट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा था, उसमें जो सेल्स हैं वो डाई हो रही थी और उन सेल्स को रिप्लेस करके न्यू सेल्स आ रही थी। और ये किस वजह से हो पा रहा था कि जो आपका सेल है उनमें डिवीजन हो रहा है। Hence, all the new cells arise from the division of already existing cell। जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करती हैं उसी के डिवीजन से ये काम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द सेल थ्योरीज आर एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। आपके चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब देखिए सेल थ्योरी से क्या क्या हमें मिला है, हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इसमें
बात करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेटा वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल भी है और किस तरीके से फंक्शनल भी है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, मतलब कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जो लाइफ स्टार्ट करता है वो कैसे स्टार्ट करता है, पहले वो सिंगल सेल के फॉर्म में था। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स में आप जानते हो ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म एंड ओवा आपस में फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट होता है वो क्या रहता है, सिंगल सेल्ड रहता है, और फिर धीरे धीरे उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर वो आपका एम्ब्रॉय और फर्दर जो आपकी जो प्रोसेसेस है उनके थ्रू होके निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में बात करी उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, जब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो सिंगल सेल के फॉर्म में होता है, ठीक है। नो सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली एंड डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। कोई भी सेल अपने आप स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट नहीं हो सकती कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल को प्री एग्जिस्टेंस पहले से ही एग्जिस्ट करने वाली सेल से स्टार्ट होती है, बनती है, ठीक है। ऑल द सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल जो सेल्स होते हैं बेटा बेसिकली उनका जो केमिकली कंपोजिशन होता है और उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती है। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल करस्पॉन्ड टू द फंक्शंस कैरिड आउट बाय इट्स सेल। देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी आपके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो एक ना एक जिसका भी करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को करस्पॉन्ड करेगा और वो किसके थ्रू किया जाएगा, सेल्स के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपकी सेल थियरी कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे की जो चीजें हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आया, ठीक है, कुछ सीखने को मिला, देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, bye bye, have a nice day.